ऑफरिंग आ रखी है मार्केट के अंदर में, उसमें से एडलविस का म्यूचुअल फंड आया है, एक एडलविस फोकस इक्विटी फंड, जिसके बारे में हम रिव्यू करने वाले हैं। एनएफए का पीरियड रहेगा 12 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में। इनकी जो थीम्स रहेंगी, ये ब्रांड्स के ऊपर में वैल्यू लगाएंगे, मार्केट शेयर गेनर्स के ऊपर में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, इनोवेटर्स, ये 3 थीम्स को ये फोकस करेंगे। और 30 फंड्स का ये पोर्टफोलियो होने वाला है, जिसके ऊपर में आप उम्मीद कर सकते हैं। एडलविस एक काफी अच्छा म्यूचुअल फंड ब्रांड है जिसपे आपको वो देखना चाहिए। और अगर हम इसके बारे में देखें, देखिए म्यूचुअल फंड जब भी होते हैं ना, कोई से भी म्यूचुअल फंड का एनएफओ आता है, तो उस समय हमको पता नहीं होता कौन सा स्टॉक्स इन्होंने परचेज करा है, ठीक है, किस तरह के रिटर्न्स इनकी रही है, कैसे ये परफॉर्म करने वाला है, सब कुछ ओपन होता है। किस तरह से ये पोर्टफोलियो बनाते हैं और वो काफी डिपेंड करेगा किस तरह से उसमें चर्निंग और आगे करते हैं। तो जनरली म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेक्ट करा जाता है कि आप 2-3 साल की परफॉर्मेंस दिए हुए म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि समझ पाने की कि किस तरह से वो फंड परफॉर्म करने वाला है। लेकिन क्या होता है, कई बार ऐसे सिनारियो होते हैं कि कई फंड्स काफी बल्की हो जाते हैं और फिर वो अपनी लेगेसी में हिल नहीं सकते, मतलब काफी अच्छी पोजीशन बना चुके हैं, इतने मोटे मोटे वैल्यूज को वो हिला नहीं पाते। तो नई थीम्स के संग में फंड आते हैं, आपको थीम समझनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे इनकी प्रेजेंटेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, और इनकी प्रेजेंटेशन काफी अच्छा एक आईना होता है कि किस तरह से ये मार्केट परफॉर्म कर रहा है, क्या सिनारियो, और ये क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और हम लोगों को भी क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं। इन्होंने मार्केट का एक इंसाइट दिया है, इंटरेस्ट रेट, जियोपॉलिटिकल और इन्फ्लेशन की वजह से अगर आप देखेंगे एक सिचुएशन ऐसी आ रही है कि मैक्रो पिक्चर इस तरीके की कि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, और साथ ही साथ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि भाई रिबाउंड आ रहा है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, हाउस होल्ड कैपेक्स की डिमांड बढ़ रही है, और गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम्स भी आ रही हैं। यहाँ पे अगर इन्होंने एक अच्छी पॉइंट्स को नोट कराया है कि नेशनल इलेक्शन जो है अगले 2 साल के अंदर है, तो गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा पब्लिक को वो करने के लिए, जैसे कि जनता प्रिय स्कीम्स लानी पड़ेंगे, वहाँ पे खर्चा होगा तो आएगा। पीएलआई स्कीम्स ऑलरेडी है, और वैल्यूएशन जो अभी ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं 30 से 35%, तो आप पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस समय पैसा लगाने वाले को, मतलब म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करने वाले को, वो लॉस होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। ये एक अच्छी अप्रोच है। अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 की अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ अगर देखेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स काफी पॉजिटिव साइड रही है, इनफैक्ट डबल डिजिट्स में रही है। और आप देखें 2008 से अर्निंग पर शेयर जो 246 पे हुआ करती थी, आज वो 1002 पर है। तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ आपको दिखाई दे सकती है। हम स्ट्रॉन्ग फुट पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। आपको ये देखिए मार्केट के चार्ट को बड़ा अच्छे से दिखा रहा है। हम एक पीक पॉइंट से काफी ज्यादा करेक्ट होके आ चुके हैं, तो आपको एक अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है। और अगर आज की तारीख में देखें तो मार्केट का पी 1 ईयर फॉरवर्ड में 18 के अराउंड पे चल रहा है, और जो कि लास्ट 5 इयर्स के पी के आसपास में अगर आप इसको कंपेयर करते हैं 2018-2016 के रेट पे आपको वो इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो एक अच्छी ऑप्शन है जिसमें आप एंटर कर सकते हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी अगर देखेंगे वो पिछले 10 साल के सबसे हाईएस्ट में जो 4.2 था वो 4.3 में जा चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर आप देखेंगे ये अप एंड डाउन दिख रहा है आपको इसके अंदर में। मार्केट ना अपने एक पॉइंट से, जैसे 0% को कंसिडर करें, वहां से नीचे भी जाती है, ऊपर भी जाती है, अल्टीमेटली एक पॉइंट पे जाकर सेटल होती है। तो उसको दिखाया गया है। देखिए मार्केट में 1980 से 2022 तक का कैलेंडर रिटर्न वर्सेस डाउनटाउन से दोनों दिखाया। क्या इंपॉर्टेंट चीज थी, सिर्फ 9 साल रहे हैं पिछले 42 साल के अंदर, जबकि फाइनल रिटर्न जो रही है वो नेगेटिव के अंदर में रही है इक्विटी निफ्टी के अंदर में। तो ये एक अपने आप में समझने वाली बात है कि सेंसेक्स के अंदर में 42 साल के अंदर में सिर्फ 9 साल ही नेगेटिव रिटर्न सही है। तो अगर आप सालों में थोड़ा सा लंबा टिक पाते हैं तो आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव और अच्छी रिटर्न्स बनाने का मौका रहता है। और सबसे अच्छी बात ये क्या बताइए, जब साल, जैसे 9 साल हमने बताया कि रिटर्न्स हमारी नेगेटिव रही थी, तो ऐसा है कि 42 में से सिर्फ 9 साल है। तो आप ये देख सकते हैं कि उन सालों के बाद में जैसे जैसे मार्केट गिरी हुई है और तब आपने इन्वेस्टमेंट करा, तो अभी करेंटली मार्केट उसे गिरी हुई है। अगर आपने ऐसे टाइम पे इन्वेस्टमेंट करा है तो क्या रहा है अगले 5 साल में पर ईयर का रिटर्न। अगर गिरे हुए साल में आपने मतलब लो बेस पे आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हायर रिटर्न्स मिलने की अपॉर्चुनिटी होती है। अगर मार्केट लेस देन 20% गिरी है तो आपको 20% की रिटर्न, 20% से 10% के बीच में गिरी है तो 22% के रिटर्न, और 10 से 0 के बीच में 22%, 0 से 10 में 16%, 13% और 12%, इस तरह के रिटर्न्स आपको आ रही है। और ये एक अच्छी चीज है समझने के लिए। इसके बाद आप देखते हैं जब मार्केट में जब ये बोलते हैं ना रेपो रेट पॉलिसी चेंज आ रहा है, इंटरेस्ट रेट में चेंज आया है, तो किस तरह से परफॉर्मेंस रही है। तो आप देखेंगे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए थे 2004 से 2008 के पीरियड में, तो रेपो रेट को 6 से 9% के बीच में ले जाया गया, 3% के हिसाब से रेट बढ़ा था।
89% मार्केट ने रिटर्न दिया, एब्सोल्यूट रिटर्न 3 साल का। ऐसे ही ये 2008 से 10 के बीच में जब ये कम करा गया तब भी 47%। तो इस तरह से हाई कम के जो रिटर्न्स रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको रिटर्न्स ऑलरेडी पॉजिटिव साइड से मिला। अभी करंटली नेगेटिव साइड में मिल रहा, तो इसका मतलब ये बोला जाएगा जब ये साइकिल खत्म होगी ये रेट हाइक करने वाली, तब तक हम पॉजिटिव साइड में आइडियली होने चाहिए। इस तरह के एक्सपेक्टेशंस करी जा रही है। की ट्रेंड्स किस तरह से बताया, तो बोला ये 10 साल अच्छे बीते हैं, इनकम्स काफ़ी बढ़ चुकी है, इंटरनेट का यूसेज बढ़ गया, जिसकी वजह से इनोवेशंस बिजनेस मार्केट में आ रहे हैं। आप नए तरीके के बिजनेसेस को देख सकते हैं। अभी अलग अलग थीम्स को बताएगा। हम 25 से 30 स्टॉक्स को ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। बेंचमार्क का होगा जिस तरह से उन्होंने थीम्स रखी है। मल्टी कैप पोर्टफोलियो को ये रखेंगे, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, तीनों में पैसा लगाएंगे। जो इनकी मैंने बताया था 3 स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है ब्रांड्स, मार्केट शेयर गेनर्स और इनोवेटर्स कंपनी। उनके एग्जांपल्स इन्होंने आगे फर्दर शेयर करें। ब्रांड्स में अगर आप देखेंगे कुछ बड़े ब्रांड्स का बता रखा है कि इंडिया में काफ़ी सारे ब्रांड्स काम करते हैं। टाटा अपने आप में एक ब्रांड है, रिलायंस अपने आप में ब्रांड है, HDFC, एयरटेल, SBI, LIC, इन्फोसिस, जियो, महिंद्रा, और किस तरह से परफॉर्म करते हैं। इनमें सबसे बड़ी बात क्या है, ब्रांड्स किस तरह से फायदा देता है। अगर आप देखेंगे इनोवेशन, कंसिस्टेंट डिलीवरी और स्टैंडर्ड, मतलब लगातार इनोवेट करता रहता है, अच्छी तरह से लगातार परफॉर्मेंस करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है और मार्केटिंग में भी काफ़ी खर्चा करता है। उसकी वजह से उसकी एक डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट सर्विस बन जाती है, कस्टमर्स उसको मांगता है और एक स्ट्रॉन्ग IP जनरेट हो जाती है। और उसके बाद उसको एक कम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिल जाता है। दूसरे कंपेटिवली उसको रिटर्न्स भी अच्छी मिलती है और बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से जो शेयर होल्डर्स हैं हमारे को एक अच्छा रिटर्न्स मिलता है लंबे टाइम के अंदर में। इन्होंने दिखाया कुछ टॉप 10 ब्रांड्स हैं देश के अंदर में। अगर हम उनको निफ्टी 100 को कंपेयर करें तो निफ्टी 100 में से अगर 100% रिटर्न दिए पिछले 5 साल के अंदर में, तो 56% तो टॉप 10 कंपनीज के रिटर्न में से ही आ गया है। अब इन्होंने बताया कि जब कोई ब्रांड होता है या तो शुरुआत में बनना शुरू होता है, फिर स्टेब्लिश होता है, फिर लूज करता है और उसके बाद टर्न अराउंड स्टोरीज में जाता है, जब वापस वो रीगेन करने की कोशिश करता है। अब ये किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये बोलते हैं हम एक ऑलरेडी स्टेब्लिश ब्रांड या इमर्जिंग ब्रांड में इन्वेस्ट करेंगे। स्टेब्लिश ब्रांड का एग्जांपल का जैसे कि हैवेल्स हो गया, इन्फोसिस हो गया, HDFC हो गया। इमर्जिंग ब्रांड्स में अगर एग्जांपल देखेंगे वी गार्ड हो गया, परसिस्टेंट हो गया, कैंसाई नेरोलिक हो गया। इस तरीके के आप कंपनीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रांड्स हैव स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज, बोला जो ब्रांड्स होते हैं उनकी रिटर्न रेशियो कंसिस्टेंट रहती है और स्ट्रॉन्ग रहती है। जैसे कुछ एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। निफ्टी 50 में अगर 10% के रिटर्न मिले, 100 में 10% के रिटर्न मिली है, तो बाकी सारी जगहों पे रिटर्न आपको काफी फेयरली हायर साइड पे दिखाई दी है। ब्रांड आउट परफॉर्म सिग्निफिकेंटली। अगर टॉप 15 ब्रांड्स को अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं, तो ये ब्लू वाला जो सीट है वो ब्रांड्स की है और निफ्टी 100 ने इस तरह से ग्रीन में परफॉर्मेंस दी है। अब ये आगे मार्केट, पहली कैटेगरी हो गई थी हमारी ब्रांड्स की। अब सेकंड कैटेगरी थी मार्केट शेयर गेनर्स। तो एक पीटर बैरन का इन्होंने दिया, मार्केट लीडर्स कंटिन्यूअली चार्ट द चार्जिंग वाटर्स, ठीक है, चेंजिंग वाटर्स, ये बदलते रहते हैं अपने हिसाब से। तो ये क्या करते हैं, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर के लिए गेनिंग प्रोमिनेंस होती है, हायर ग्रोथ देन सेक्टर से ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे होते हैं, बेटर ऑपरेटिंग लेवरेज, उनके पास में कुछ स्पेशलाइजेशन होते हैं जो कि दूसरों के पास नहीं रहती, रिटर्न रेशो और मार्जिन उनके हाई होते हैं और हाई शेयर होल्डर को वैल्यूज मिलती है। इसमें इन्होंने बताया कंसिस्टेंट मार्केट शेयर गेनर्स जो रहेंगे, जो अभी हमने पढ़ा था, वो उसी रेंज में काम करते हैं, लगातार इनोवेट करते रहते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं अपने पेयर से कंपैरेटिवली। जैसे कुछ एग्जांपल दिए, एस्ट्रल पाइप्स ने रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट 5 ईयर की 18% की, मार्केट कैप में जो ग्रोथ आई वो 32% की आई। HDFC लाइफ में 16% की रेवेन्यू ग्रोथ आई और 13% की मार्केट कैप के अंदर ग्रोथ आई। APL अपोलो और पाइप्स एंड ट्यूब्स वाला 27% की ग्रोथ आई इसकी लास्ट 5 साल में और मार्केट कैप में 40% की ग्रोथ आई। तो इस तरह से आप देख सकते हो और किस तरह से उसने कंटिन्यूसली इनोवेट करके अपना आगे काम करा है। चेंज एजेंट ड्राइव, और बोला क्या होता है, देखिए क्या क्या चीज़ों से फर्क पड़ता है कई बार चेंजिंग एनवायरनमेंट होने की वजह से। ICICI बैंक में 2018 में नया CEO आया और उसके हिसाब से देखिए स्टॉक किस तरह से बिल्कुल ही उसकी किस्मत ही बदल गई, किस स्पीड से बढ़ा, मतलब वो 400-500 के हिसाब से यहाँ पे 700-800 में डबल से ऊपर हो गया। कोफोर्ड्स को देखेंगे, यहाँ पे भी मैनेजमेंट में चेंज हुआ 2019 में, उस हिसाब से कोफोर्ड्स का भी चेंज आ गया। नेस्ले के अंदर में इनका CEO 2015 में बदला था, फिर वहाँ ग्रोथ आया। और टाइटन ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना शुरू करा। तो कई बार क्या होता है, कई पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिनमें चेंजेस की वजह से आपका बिल्कुल ही आउट परफॉर्मेंस हो जाती है। मार्केट शेयर गेनर की आउट परफॉर्म्स सिग्निफिकेंटली, और जो मार्केट शेयर गेनर वाली कंपनीज को अगर कंपेयर करोगे निफ्टी कंपेरेटिवली, निफ्टी 100 के कंपेरेटिवली, तो उनके गेन्स आपको काफी अच्छे दिखाई देंगे। अब इनोवेटर्स कंपनी कौन सी होती है,
इनोवेटर्स आर न्यू वेल्थ क्रिएटर्स बोलते हैं, न्यू बिजनेस जो वो डिस्टर्ब कर सकते हैं पुराने बिजनेस को। इनोवेटर डिस्टर्ब ओल्ड बिजनेस मॉडल्स को खत्म कर लेते हैं और नई नई चीजें लेके आते हैं, ठीक है। तो जैसे बोला यूपीआई पेमेंट ने किस तरह से मार्केट शेयर में करा, डाटा कॉस्ट किस तरह से यूजर पर मंथ आया, स्मार्टफोन यूजर्स कितने बढ़ गए, स्मार्टफोन यूजर्स ने लार्ज स्केल राइजिंग करा, पॉपुलेशन की एज अब 34 साल से कम में आती है, इंटरनेट बेसिकली आईटी इनेबल्स में आ गया। तो अब देखो कौन सी मार्केट में फ्यूचर में पोटेंशियल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन एक टेक्नोलॉजी के अंदर में आपको उम्मीद है कि ये बढ़ना चाहिए। 2020 में इतना 2030 में लगभग 20 टाइम्स होने की उम्मीद है। रिन्यूएबल पावर्स के अंदर में 3 टाइम्स होने की उम्मीद है। ई कॉमर्स लॉजिस्टिक के अंदर में 7 टाइम्स बढ़ने की उम्मीद है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी 10 टाइम्स की उम्मीद है। शेयर मोबिलिटी में आपको डबल होने की उम्मीद है। ऑनलाइन गेमिंग आपका लगभग 9 से 10 टाइम्स होने की उम्मीद है। तो इस तरीके से आपको लग रहा है कि एक इकोसिस्टम में इनोवेटर्स कंपनी के लिए स्कोप है, आपको वहां पे देखना पड़ेगा। और बेस्ट इनोवेटर्स मॉडल्स क्या होते हैं, न्यू बिजनेस मॉडल्स फेल्स और टर्न आउट टू बी फेड एंड ऑफ इनोवेटर। मतलब तुमने एक नया आइडिया लाया, वो फेल हो गया और इनोवेशन खत्म हो गई। न्यू बिजनेस मॉडल टर्न सक्सेसफुल, अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो या तो इनोवेटर हो जाता है, इनेबलर हो जाता है, अडॉप्टर हो जाता है और डिस्टर्ब करता है बिजनेसेस को जाके, ठीक है ना। इस तरह से इन्होंने बताया। केस स्टडी में क्या बताया, जैसे उन्होंने एग्जांपल के लिए देखा इनोवेटर एंड डिस्टर्बर्स में कैसा था। जियो आया, उसने डिस्टर्ब कर दी पूरी मार्केट। जियो के आने से पहले एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, आरकॉम, टाटा पावर, इस तरह से करके 15 से 16 कंपनियां थी, ये रही। और उसके बाद में आज की तारीख में एयरटेल, वोडाफोन, जियो, एमटीएनएल, बीएसएनएल है। एमटीएनएल बीएसएनएल को तो सब काउंट भी नहीं करना चाहिए है। तो उस तरह से ये 3 कंपनियां बेसिकली कॉम्पीट कर रही है मार्केट के अंदर में है। और जियो के सब्सक्राइबर 2018 में 306 थे और अब 2021 में 426 मिलियन सब्सक्राइबर इसके पास में है। रेवेन्यू इसका 90,000 करोड़ के अराउंड आ चुका है। रेबिटा 34,000 करोड़ रुपए कमा रही है कंपनी। तो इस तरीके के इनोवेटर्स की बात हो रही है। केस स्टडी इनेबलर एंड अडाप्टर ऑफ रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज में इन्फोसिस की बात करी गई है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में भारतीय एयरटेल की बात करी गई है, ठीक है। इसने ये अडॉप्ट करा है, इसने इनोवेट करा, किस तरह से इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो करा है। जैसे एयरटेल ने किस तरह से अडॉप्ट करा, दूसरा जब डिस्ट्रप्टर की मार्केट में आया तो उसने अपने आप को किस तरह से सेव करके रखा और अपने आप को संभाला। वो एक इम्पोर्टेंट चीज है देखने की। डिसरप्टर, इनेबल और अडाप्टर ऑल 3 क्रिएटेड वेल्थ, तीनों ने पैसा बनाया है, ठीक है ना। चाहे वो आपका डिसरप्टर हो, इनोवेटर हो या अडाप्टर हो, ये इनोवेटर, डिसरप्टर, अडाप्टर और तीनों ने अच्छा पैसा कमा के दिया है पिछले टाइम के अंदर में। तो अब जैसे हमने बात करी थी कि यहाँ पे ऑटोमेटिव्स के अंदर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग आने वाली है, बैटरी एक्सेसरी मैन्युफैक्चर होगा। रैप्टर एग्जिस्टिंग कार मैन्युफैक्चर को उसके अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर्स को इनोवेट करना पड़ेगा, ग्रिड प्रोवाइडर्स को इनेबल करना पड़ेगा और एग्जिस्टिंग वालों को वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, जैसे फार्मेसी, शेयर मोबिलिटी। तो अब ये सब कुछ करने के लिए बोल रहा है। हम इन सब चीजों में क्या आएगा, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में चीजें बढ़ती जा रही है, राइजिंग इनकम बढ़ गई है। तो ड्राइव ग्रोथ एंड डिस्टर्ब इज इनअवॉइडेबल है, ठीक है। अंडर पेनिट्रेशन है काफी सारे सेक्टर्स, तो वहां पे काम करने का मौका है। इस फंड्स में रिस्क क्या है, अब वो देख लेते हैं। बीइंग ए बेंचमार्क एग्नोस्टिक पोर्टफोलियो, द स्ट्रेटेजी में अंडर फ्रॉम द बेंचमार्क शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर में मे भी हो सकता है मार्केट को अंडर परफॉर्म करें, क्योंकि हम डिफरेंट तरीके की 3 स्ट्रेटेजीज को लेकर चल रहे हैं। फोकस फंड्स में सफर फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन इंड्यूस वॉलेटिलिटी, जब हम किसी में कॉन्सेंट्रेट करके रखते हैं वो पर्टिकुलर फंड को हिट आ जाता है तो आपको फर्क ज्यादा पड़ता है कंपेरेटिव टू मार्केट। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। द फंड में बी मोर वॉलेटाइल देन ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस, ये बोलते हैं इसका बीटा ज्यादा होगा मार्केट के कंपेरेटिवली, मतलब ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, बढ़ने में ज्यादा तेजी से बढ़ भी सकता है, गिरने में थोड़ा तेज भी हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी में अंडर परफॉर्म ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग इकोनॉमिक स्लो डाउन, अगर इकोनॉमी का स्लो डाउन कुछ ज्यादा ही लंबी देर तक रह गया तो यहाँ पे रिजल्ट्स आने में टाइम लग सकता है। इस चीज को ध्यान रखना। 25 से 30 स्टॉक्स रहने वाले हैं। बेंचमार्क सेक्टर, मार्केट टेक्नोलॉजी रखना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग आइडियोलॉजी जैसे आपको बताया। ब्रांड्स मार्केट शेयर गेनर इनोवेटर्स में लगाएंगे। अब क्यों करना चाहिए, हम इंडिया बिल्कुल स्ट्रांगली पॉइज और एक अच्छी सिचुएशन पर है जहाँ पे हमारे को इस समय हम इस चीज का एडवांटेज उठा सकते हैं, ठीक है ना। और ये बाकी इन्होंने फॉरेंसिक और ये अपना बताया हम किस तरह से रिसर्च करके इसमें जाएंगे। और रिस्क मैनेजमेंट एट इस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मोटा मोटा हम इसके थ्योरी समझ गए। और यहाँ पे हम मेन आए हैं, इनकी जो टीम्स है
तो आप देख सकते हैं 22 साल का एक्सपीरियंस है इनका, 17 साल का, 14 साल का, 17 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस। टीम काफ़ी फेयरली अच्छी टीम लेके बैठे हैं और इस तरह से मैं परफॉर्म कर रहा है। मोटा मोटा मैंने एक बार ये भी चेक करना चला कि एडलविस के फंड किस तरह से चल रहे हैं जो दूसरे फंड्स हैं। तो अगर आप देखेंगे मिड कैप फंड इनका 4 स्टार रेटेड है, लार्ज कैप मिड कैप 5 स्टार रेटेड, 3 स्टार में फ्लेक्सी कैप है, लार्ज कैप 4 स्टार 3 स्टार्स, और काफ़ी सारे नए फंड्स भी इन्होंने मार्केट में लॉन्च करे गए। तो ओवरऑल एक अच्छा फंड हाउस से फंड आ रहा है। 33 स्कीम मैनेज कर रहे हैं, 93,000 करोड़ रुपए के एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एएमसी 14 साल पुरानी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी, जिसमें हम समझ पाए कि किस तरह से मार्केट काम करते हैं। मतलब अगर एक बारी के लिए फंड को भी अगर साइड में रख के देखें तो आपको मार्केट किस तरह से काम कर रही है, आपको भी इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ सोचनी चाहिए, तो ये समझने के लिए काफ़ी अच्छी लगती है सीट्स। तो मैंने सोचा कि खुद भी सीख रहे हैं तो आपको भी साथ में शेयर करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।